दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सेहत आपकी कार्यक्रम के इस विशेष संस्करण में जो गर्ल चाइल्ड यानी बेटी पर आधारित और केंद्रित है, मैं वीके कपूर आपका स्वागत करता हूं। आज गर्ल चाइल्ड यानी बिटिया के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ SGPGI के 3 विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर कीर्ति नरांजे, जो संस्थान में नियोनेटोलॉजी, जो नवजात शिशुओं की चिकित्सा विभाग है। डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य, जो हमारे अस्पताल में बाल चिकित्सक, शिशु चिकित्सक, पीडियाट्रिशियन हैं। और डॉक्टर अंजू रानी, जो गायनिकोलॉजिस्ट यानी स्त्रियों से संबंधित जो विभाग है उसमें कार्यरत हैं। डॉक्टर कीर्ति, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर को, नर्स को या माता पिता को भी ये कैसे पता चलता है कि हमारा बच्चा नॉर्मल है? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल बच्चा कैसे आप पता कर सकते हैं। तो ये शुरुआत होती है स्वस्थ माँ से, और स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। तो प्रेगनेंसी में अगर माँ को कोई दिक्कत, मेजर दिक्कत नहीं होती है, माँ पूरा समय निकालती है, 37 to 42 वीक्स का अगर बच्चा इस समय में पैदा होता है, और जब पैदा होता है उसका वजन लगभग 2.5 किलो से 4 किलो के बीच में होता है, तो ये मेजर साइंस है कि आपके बच्चा नॉर्मल है। और साथ में अगर माँ को प्रसव के समय में भी कोई दिक्कत नहीं होती, भले ही वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, बच्चा तुरंत रोता है। जब बच्चा पैदा होता है, नॉर्मल बच्चा या हेल्दी बच्चा तुरंत रोता है, और डॉक्टर्स को, जो बच्चों के डॉक्टर्स हो, उनको अगर कोई ज़्यादा उसको सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो बच्चा आपका लगभग नॉर्मल ही होता है। जब आप बच्चे को देखते हैं तो बच्चे का वजन जैसे कि 2.5 किलो से 4 किलो के बीच के में होता है, और बच्चे को बाहर से आपको कोई ऐसे एबनॉर्मलिटी या असामान्यता नहीं नज़र आती है। और बच्चा आपका जब पैदा होने के बाद आप बच्चे को तुरंत माँ के पास देते हो, अच्छे से वो ब्रेस्ट फीडिंग लेता है, और 24 से 48 घंटे के अंदर बच्चा आपका यूरिन और स्टूल पास अगर कर देता है, तो ये सारे अच्छे संकेत होते हैं। आगे चल के जब बच्चे का वजन बढ़ता है तो नॉर्मल हेल्दी बच्चा 15 से 25 ग्राम प्रतिदिन बढ़ाता है। तो इस हिसाब से अगर 5 महीने में आपके बच्चे का वजन डबल हो जाता है और 1 साल में उसका वजन 3 गुना हो जाता है, तो ये आपका बच्चे का नॉर्मल ग्रोथ है। साथ में ही अगर दूध पीने के बाद बच्चे ज़्यादातर शुरुआत वाले महीनों में काफ़ी देर तक सोते हैं, 12 से 18 घंटे तक अच्छा स्लीप पैटर्न माना जाता है। और साथ ही साथ आगे में बच्चा दिन में 6 से 10 बार यूरिन और 5 से 6 बार अगर पॉटी करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। काफ़ी बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे दिन में 1 बार भी कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। और आगे तक चल के बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती, बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है, एक्टिविटी नॉर्मल है, हाथ पैर अच्छे से हिला रहा है, आपको रेस्पॉन्स दे रहा है, बच्चा माँ की तरफ देख के खुश हो रहा है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, 8 महीने में वो 8 हफ्तों में वो स्माइल करना शुरू कर देता है। तो ये सारे संकेत होते हैं कि बच्चा आपका सही है और नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न में चल रहा है। डॉक्टर कीर्ति, हम जानते हैं कि कुछ बीमारियां जन्मजात होती हैं, तो ऐसे क्या लक्षण हैं जिनको देखकर ये अंदेशा लग सकता है कि बच्चे को कोई जन्मजात बीमारी है, जिसके लिए इमीडिएट तत्काल मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है? जन्मजात या बीमारियां होती है जिसको हम अंग्रेजी में कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज बोलते हैं, तो ये 2 तरीके के हो सकती है, या तो शारीरिक, या जैसे हम फिजिकल बोलते हैं, या तो फंक्शनल, जैसे कार्यात्मक। तो जो शारीरिक होती है वो आपको जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अगर बाहर से असामान्यता है, जैसे कोई बच्चों को एक्स्ट्रा फिंगर्स होती हैं, किसी बच्चों के कान बने नहीं होते या छोटे बने होते, कान नीचे होते हैं, नाक डिप्रेस्ड होती है, भंग तालु या भंग होठ होते हैं, या आपके जो जेंडर है उसको बराबर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, या बच्चे के पैर मुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे कई जो बाहर से हमें दिखता है वो शारीरिक या असामान्यता कहलाता है। साथ ही साथ जो इंटरनल ऑर्गन्स के जैसे होते हैं, कभी कभी हार्ट में दिक्कत होती है, लीवर के बनावट में, किडनी के बनावट में, आंत के बनावट में दिक्कत होती है, ब्रेन मस्तिष्क के बनावट में दिक्कत है, वो तुरंत हमें पता नहीं चल सकते जन्म के टाइम पे, उसको
कुछ समय लगता है, हफ्तों या महीनों में आपको पता चलेगा कि उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे ही जो कार्यात्मक एबनॉर्मलिटीज होती है या फंक्शनल मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती है, वो ज़्यादातर जेनेटिक या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स होती है। तो इसमें क्या होता है, जो फंक्शनल प्रॉब्लम में बच्चा वैसे दिखने में तो ठीक लगता है, लेकिन कुछ समय बाद या जैसे ही आप उसको दूध शुरू करते हैं तो बच्चों को दिक्कतें आना शुरू होती है, जैसे कि दूध ना पीना, उल्टियाँ करना, सांस तेज लेना है। तो ये फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज की तरफ होती है और वो ज़्यादा सीरियस होती है। तो उसको तुरंत हम जैसे बच्चा पैदा होता है वो नहीं पता चलता, वो आपको कुछ समय बाद पता चलेगा। तो इसमें से आपको कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम बच्चे को लगता है तो ये बेस्ट होता है कि आप अपने बच्चों वाले डॉक्टर को उसका एक बार चेकअप कराएं। जैसा आपने बताया कि नॉर्मल जो प्रेगनेंसी है वो 37 से 40 हफ्ते की होती है, तो अगर कोई बच्चा उससे पहले पैदा हो गया जिसको हम प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं, ऐसे में क्या सावधानियां बरतनी होती हैं और कैसे ऐसे बच्चों की देखभाल की जाती है? तो ये बेस्ट रहता है कि जब भी प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो आप एक अच्छे सेंटर में माँ को पूरा चेकअप कराइए, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो हमें जब बच्चा पेट में होता है आजकल के टेक्नोलॉजी से पहले ही पता चल जाती है। लेकिन ये प्री टर्म बर्थ्स का ये होता है कि अगर बच्चा पैदा होता है तो ज़्यादातर आपको इंस्टीट्यूशनल में यानी हॉस्पिटल में ही डिलीवरी कराना चाहिए। पैदा होने के बाद जो बच्चों में दिक्कतें आती है तो ज़्यादातर बच्चे को कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। प्री टर्म बच्चों में जो दिक्कतें बच्चों को आती है कि वो बिकॉज बच्चे छोटे होते हैं, वजन कम होता है, तो वो अपना शारीरिक टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, तो बच्चे ठंडा पड़ जाते हैं। तो उसके लिए आपको एक स्पेशल इंक्यूबेटर में या वार्मर में, या तो माँ के अगर बच्चे को कोई सांस वास की दिक्कत नहीं है तो माँ के सीने से, जिसको हम बोलते हैं कंगारू मदर केयर, वो हम करा सकते हैं, जिससे माँ बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा होता है, टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। इसके अलावा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो फीडिंग की प्रॉब्लम बहुत आती है, क्योंकि उनके सिस्टम जो मुंह के सिस्टम्स होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं। तो दूध पीने के लिए उनको सपोर्ट का, जैसे ट्यूब फीडिंग से ही, अगर बहुत प्रीमेच्योर है तो ट्यूब फीडिंग से देना पड़ता है, या आपको कुछ और स्पेशल सिरिंज फीडिंग या कटोरी चम्मच से, डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग वो नहीं ले पाते हैं। तीसरा प्रॉब्लम सीरियस प्रॉब्लम, बहुत अगर बच्चा बहुत ही प्रीमेच्योर है तो बच्चों को फेफड़े मैच्योर नहीं होते, शरीर के अंग मैच्योर नहीं होते, तो उस वक्त तो आपको सांस की दिक्कत होती है, तो वो आपको अस्पताल में ही रखना है। तीसरा और चौथा प्रॉब्लम जो मेजर ज़्यादातर बच्चों में चौथा प्रॉब्लम जो आता है वो है कि शुगर्स का, क्योंकि बच्चे को अगर फीडिंग बराबर नहीं होती है तो ये बच्चों में शुगर कम होने की ज़्यादा दिक्कतें रहती है। तो शुरुआत वाले दिनों में उनको अस्पताल में ग्लूकोज या जो आईवी कैनुला से आपको न्यूट्रिशन या ग्लूकोज देना पड़ सकता है। इस बारे में हम पूछेंगे डॉक्टर प्याली से। डॉक्टर प्याली, कुछ टीके तो शायद जन्म के समय ही लगा दिए जाते हैं जब माँ और बच्चा अस्पताल में होते हैं, लेकिन उसके बाद टीकाकरण के लिए माता पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे अहम बात यह है कि टीकाकरण मिस नहीं करना है। ये दिस मस्ट बी इम्प्रेस्ड अपॉन एवरीबडी कि आपको टीकाकरण समय से कराना है, उसको मिस नहीं करना है। अस्पताल में पहला टीकाकरण तो हम लोग कर देते हैं, उसके बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे टीकाकरण अनिवार्य है। ये प्राइमरी शॉट्स जिन लोगों को लग जाते हैं वो काली खांसी से, डिप्थीरिया से, टिटनस से, पोलियो से, निमोनिया से, ऐसे बड़े बड़े रोगों से बचे रहते हैं। तो इनकी खास अहमियत है नवजात शिशु को लगाने में। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता कैसे ये पता कर सकते हैं या कैसे उनको एहसास हो कि बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है? जब बच्चा पैदा होता है, एक तो उस समय जन्म के समय की हिस्ट्री, कि वो पैदाइश में कोई रुकावट आई कि नहीं, पैदाइश के समय पे बच्चा तुरंत रोया कि नहीं, पैदाइश के समय पे हम लोग बच्चे के कुछ रिफ्लेक्सेस भी देखते हैं, वो हैं या नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। तो उस समय जब बच्चा पैदा हो उसी समय से थोड़ी तो भनक लग जाती है कि कोई कमी है या नहीं है। ऐसे बच्चों को हम लोग जब जब वो इम्यूनाइजेशन के लिए आते हैं यानी टीकाकरण के लिए आते हैं, तो जैसा मैंने बताया 6 हफ्ते पे हमारे पास एक चार्ट होता है जिसके हिसाब से उनका बढ़ना, उनका हंसना, जैसे कि 8 हफ्ते पे बच्चा जो है सोशल स्माइल करना चाहिए, मतलब वो गर्दन घुमाएगा,
माँ की तरफ देख के मुस्कुराएगा, ये सोशल स्माइल आ जाती है। 6 माह पे बच्चा गर्दन संभालेगा, उससे पहले वो पलटना सीखेगा और फिर वो बैया बैया चलना घुटने के बल सीखेगा। खड़े होना अकेले का एक समय है जो कि हम लोग जानते हैं। उस समय उसको टीकाकरण के जब भी ओपीडी में वो आता है, हम लोग असेस करते हैं और माओं को एक बुकलेट दिया जाता है। उस बुकलेट में एक चार्ट होता है जिसके हिसाब से भी वो देख करके एक अंदाजा लगा सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे पास आ सकते हैं। इस उम्र में क्योंकि शरीर बहुत तेजी से बढ़ता है तो खान पान, न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं, पोषण, उसका भी बहुत महत्व है। तो क्या ऐसी खाने की चीजें आप सुझाव देंगी? सबसे बड़ी बात है सर, हमारे पूर्वजों को ये मालूम था कि हमारे को कब ऐसी चीजों की जरूरत हो। उन्होंने एक रीत बनाई थी अन्नप्राशन की। तो अन्नप्राशन में वो चावल के खीर से अन्नप्राशन किया जाता था। तो पहले 6 महीने सबसे पोषक जो है वो माँ का दूध होता है। एक्सक्लूसिव मदर का फीडिंग कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ के दूध में, माँ के खून से छन के ऐसे तत्व जाते हैं जो बच्चे को पोषण दें और जो बच्चे को बचत करें कई रोगों से। तो 6 महीने तक माँ का दूध सबसे पोषक है बच्चे के लिए। 6 महीने पे अन्नप्राशन कर देना चाहिए। चावल से अन्नप्राशन किया जाता है। फलों, चावल, आलू, इन चीजों से, हरी सब्जियों से बच्चे को बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो एक एक करके खाना, 3 बार कम से कम, हफ्ते में 2 बार आप खाना ऐड कर सकते हैं। बहुत जल्दी भी नहीं चलना चाहिए, बहुत देर से भी नहीं चलना चाहिए। तो सबसे पहले आप फल जैसे कि केला है, सेब को स्टू करके, उबाल करके उसको है, आप उसको ऐड करिए बच्चे के डाइट में। बहुत पोषक तत्व मिलते हैं केले से। जरूरी नहीं है कि आप उनको अनार का रस निकाल के दो। तो जूस बिल्कुल मना है, टीन का कोई खाना मना है, आपको बोतलें मना है। तो आप ऐसा करें कि घर में जो होम पॉट हो, जो आपके घर में खाना बनता हो, वही चीजें बच्चे को एक एक करके चखाना शुरू करें। उसकी पसंद नापसंद डेवलप करेगी। अगेन सबके लिए ये हिदायत रहेगी कि मिक्सी वाला खाना बिल्कुल ना दें, क्योंकि 8 महीने के आसपास बच्चे को जो है सीखना पड़ता है ना हर चीज। तो उसकी च्यूइंग की रिफ्लेक्स, दांतों से वो च्यू करता है, वो रिफ्लेक्स डेवलप करता है। और अगर आपने उसको पार्टिकुलेट मैटर नहीं दिया, कोई ऐसी चीजें जिसमें दाने ना हो नहीं दिया, तो वो उस रिफ्लेक्स को डेवलप बहुत लेट कर पाता है। तो 5 साल तक क्या आप उसको मिक्सी वाला खाना देंगे? तो ऐसी स्थिति में आपको उसको धीरे धीरे घर में जो खाना बनता हो वो एक एक करके आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का रस्म ब्रेस्ट फीडिंग के साथ चलता रहेगा। ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक। और खाने आप नॉन वेजिटेरियन अगर हैं तो 9 महीने पे दे सकते हैं, 8 महीने पे दे सकते हैं, 9 महीने पे दे सकते हैं। लेकिन पहले चावल, आपका फ्रूट्स और हरी सब्जियां ये जरूर दें। जब आप बच्चे की थाली में देखो तो वो एक इंद्रधनुषी रंग की थाली होनी चाहिए, जिसको हम रेनबो डाइट बोलते हैं। हर रंग के, हर आकार की सब्जियां और हर रंग का सामान उसमें होना चाहिए। 18 महीने तक ब्रेन ग्रोथ बहुत रैपिड होता है, इसलिए एसेंशियल है कि 6 महीने पर आप पोषक तत्व जरूर शुरू करें। क्या सलाह देंगी आप माओं को कि जब बच्ची किशोरावस्था में आती है तो उसके मानसिक विकास के लिए क्या माताओं को करना चाहिए? ये बहुत मजेदार एक सवाल है। जब माएँ आती हैं तो सबसे पहले कहती हैं, डॉक्टर साहब अब ये कोई बात ही नहीं सुनता हमारी, इतना अच्छा बच्चा था, आजकल इतना लड़ाई झगड़ा करता है हमसे, कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। सो इससे तो वो लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज भी किशोरों के मनोवस्था के बारे में हमारे समाज में इतना ज्यादा जागरूकता आई नहीं है। तो इट इज नेसेसरी कि हम इस बात को जानें और समझें कि बच्चे धीरे धीरे हमारे जैसे बड़े होने की सड़क पर चल दिए हैं। और जैसे वो लोग आगे आगे उम्र में बढ़ते हैं, वैसे ही उनके बिहेवियर में, उनकी मानसिकता में चेंजेस आते हैं। सो जब अर्ली होते हैं, मतलब कि 10 वर्ष से 18वें जन्मदिन के पूर्ण करने तक हम लोग उनको किशोरावस्था में मानते हैं। तो एक 10 वर्ष का
बच्चा जो है आप ख्याल करेंगे कि सबसे पहले बोलेगा मैं हाफ पैंट नहीं पहनूंगा, मैं फुल पैंट पहनूंगा। तो बाथरूम जाएगा तो दरवाजा बंद कर लेगा अंदर से, जो बच्चा पहले खुला छोड़ के जाता था। किसी भी बात में आपसे सवाल करेगा। तो ये जो बच्चा है, ये इसको हम बोलते हैं बिड फॉर ऑटोनॉमी। आप ये आपके साये से निकल करके वो अपने डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है, बड़ा होने की कोशिश कर रहा है, और ये नॉर्मल है। इसमें एक पिटाई देके ये कहने वाली बात नहीं है कि जो मैंने बोला वही कपड़ा पहनना है वरना नहीं पहनना है, जाओ यहां से। सो दैट इज हिज कोशिश या प्रचेष्टा है उसकी कि वो अपने डिसीजन मेकिंग करे, इसको समझे। अगर आपने अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन का चैनल यानी बातचीत, बातें गिरा देती हैं फासले दीवारों के, तो अगर आपने उनसे बातचीत जारी रखी है, अगर आप बच्चे से दिन में एक बार ये पूछ ही लेते हैं कि कैसा रहा आज का दिन, और वो आपसे ओपन हो जाता है, तो बच्चे की मानसिकता को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आपने मुन्ना भाई MBBS जरूर देखा होगा, उसमें था वो जादू की झप्पी, तो वो बहुत जरूरी है, वो हंसने वाली बात नहीं है। बच्चे को ये देखा गया है साइंटिफिकली, अगर माँ बाप 3 बार भी वो जादू की झप्पी दिन में दे देना, सुबह उठने पे, रात को सोते वक्त और घर आने पर, तो उसके मन में बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा विचार आता है। तो एज ए पेरेंट आप उसके लिए आइडियल हो, तो अपने आचरण को आप उस पे ढाल रहे हो, तो उस हिसाब से उसकी बिड फॉर ऑटोनॉमी यानी कि बड़े होने की कोशिश को समझना, उसकी मानसिकता को समझना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। लगभग 8 से 10 साल की उम्र तक, चाहे वो बेटा हो या बेटिया हो, उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, उनकी देखभाल एक सी ही होती है। पर एक उम्र आती है कि जब लड़का और लड़की का शरीर और मानसिक विकास अलग अलग होने लगता है, और उस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है माता पिता के लिए, खासतौर से माता के लिए, कि वो अपने बेटी की शारीरिक और मानसिक विकास और उससे संबंधित समस्याओं को समझे और उस हिसाब से अपने बच्ची की देखभाल करे। तो डॉक्टर अंजू, जब बालिका किशोरावस्था में प्रवेश करती है, तो उसके शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम आम भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। तो इसके बारे में हमारी बेटियों को, हमारे जो उनकी माताएं हैं, उनको ये बताएं कि नॉर्मल क्या है और कब उन्हें ये लगना चाहिए कि ये एबनॉर्मल है, और जिसमें उनको चिकित्सकीय सलाह की जरूरत पड़ सकती है। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा फेज लाइफ का जिसमें कि लड़कियां या लड़के बचपन से एडल्टहुड मतलब मैच्योर उसके उस फेज तक पहुंचते हैं। और ये किशोरावस्था बहुत ही, मैं कहूँगी कि सेंसिटिव फेज होता है। इस वक्त शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक, ये तीनों इन तीनों का विकास होता है। इस वक्त जो लड़कियों में आमतौर से जो परिवर्तन आते हैं वो आते हैं, शारीरिक तो आते ही हैं, और जो सबसे अपरेंट जो दिखता है वो है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मतलब ये नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि हर महीने ये एक मेम्ब्रेन गर्भाशय में अंदर की जो लेयर होती है उसको वो मेम्ब्रेन की तरह बाहर निकलते हैं, इसलिए इसको मेंसेस भी कहते हैं। तो ये हर महीने ये एक प्रोसेस है जो ये दर्शाता है कि इस बालिका की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सही है। और ये सिंपली कहने का ये तात्पर्य है कि ये मेंस्ट्रुएशन एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसका संबंध दिमाग से होता है। दिमाग से कुछ हार्मोन बनते हैं जो कि अंडाशय और बच्चेदानी दोनों पे असर डालते हैं, और ये महीनवारी शुरू होती है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी माताओं को खास करके, कि ये जब एक शरीर के अंदर एक नई चीज़ जब बनने की शुरुआत होती है तो ये 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 3 महीने में नहीं बनती है। इस सिस्टम को मैच्योर होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं।
और तभी माहवारी हर महीने आती है, वरना माहवारी कभी एक महीने नहीं होकर के हो सकती है, कभी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है। माहवारी में पेन का होना, दर्द का होना बहुत कॉमन है। तो ये सब चीज़ें आमतौर से ये नॉर्मल हम लेते हैं, लेकिन अगर माहवारी 2 साल तक के बाद भी अगर किसी किशोरा की माहवारी उसके बाद भी नॉर्मल नहीं हुई है, सामान्य नहीं हुई है, तो ज़रूर अपने निकटतम डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और मैं इसी क्रम में आपको ये ज़रूर बता दूं कि माहवारी अगर लेट होकर हो रहा है, 1 महीने की जगह 1.5 महीने, 2 महीने पे हो रहा है, कम हो रहा है, और ये प्रक्रिया अगर 2 साल से ज़्यादा चल रही है, तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को संकेत करता है, दर्शाता है। उसको हम कहते हैं PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये एक डिजीज़ नहीं होता है, ये अपने में बहुत सारे परेशानियों को समेटे हुए रहता है। बाद में अगर इसको हम समय पे पहचान करके इलाज ना करें, तो बाद में चल करके बांझपन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बहुत सारे प्रॉब्लम को दावत देता है। हमारे देश में महिलाओं में कुछ कैंसर बहुत कॉमन हैं और देशों से ज़्यादा है। उसमें से एक कैंसर है जिसको हम सर्विक्स यानी जो बच्चेदानी का अग्रभाग होता है उसका कैंसर है। तो डॉक्टर अंजू, इस बारे में शायद सरकार ने कोई वैक्सीनेशन की स्कीम और हमारी जो साइंटिफिक सोसाइटीज़ हैं उन्होंने भी बच्चियों के लिए आगे चल के उनको ये कैंसर ना हो या कम हो, इस बारे में उन्होंने क्या राय दी है? सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, अभी भी हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में हम 1/3 शेयर करते हैं, इतना ज़्यादा हमारे देश में इसका परसेंटेज है। तो इसका मुख्य कारण तो बहुत सारे हैं, पर इसका निदान एक हद तक हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कैंसर है एक वायरस की वजह से होता है। 100% हम नहीं कह सकते, पर 70 to 80% ये वायरस HPV वायरस होता है जो कि ये कैंसर करता है। इस वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन बन गई है जो कि काफ़ी सफल है, काफ़ी कारगर है कैंसर की रोकथाम में। ये वैक्सीन को हम HPV वैक्सीन कहते हैं, और ये वैक्सीन हिंदुस्तान में हमारे यहाँ 2 कंपनियां बना रही हैं, और 2 तरह की वैक्सीन है, एक बाइवेलेंट है, दूसरा क्वाड्रिवेलेंट है। बाइवेलेंट में दोनों ही जो स्ट्रेन है वो ऑन्कोजेंस है, वो आपके कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। लेकिन जो क्वाड्रिवेलेंट है वैक्सीन, उसमें 4 स्ट्रेन है जिसमें 2 कैंसर को प्रिवेंट करते हैं और 2 इस वायरस से वॉट भी होता है, वो वॉट को बनने में असफल करते हैं। तो ये 2 वैक्सीन है जो कि किशोरावस्था में, और इसके भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। 9 से लेकर के 14 साल की उम्र होती है, जिस समय अगर ये टीका HPV वैक्सीन लगाएं तो सिर्फ 2 डोज ही लगानी पड़ेगी, और उस वक्त बच्चियों में जो इम्यूनोजेनिसिटी होती है, जो उसके अगेंस्ट में प्रतिरोधक क्षमता होती है, बहुत अच्छी होती है। तो वो उसके अंदर ये 2 वैक्सीन से ही उनके अंदर ये इस रोग को खांसी होती है। पर अगर किसी कारण से हम नहीं लगा पाते हैं, तो 15 साल के बाद अगर कोई किसी को अगर लगाने की ज़रूरत है, 26 साल तक आप लगा सकते हो, और तब इनको 3 डोज देने की ज़रूरत है, एक 0, 1 और 2, डिपेंड करता है आप कौन सा वैक्सीन लगाते हो, और थर्ड 6 मंथ्स पे लगाते हैं। जिस घर में, जिस परिवार में बेटी है, वो जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने बताया, उसके स्वास्थ्य का, उसके पोषण का, टीकाकरण का पूरा ध्यान रखें। बिटिया को सम्मान दें, उसमें आत्मसम्मान की भावना जागृत करें, और आज के माहौल में शायद ये भी ज़रूरी है कि वो अपनी सुरक्षा, आत्म सुरक्षा कैसे करे, इसकी भी शिक्षा घर को और स्कूल को उसको देनी है, जिससे कि जब वो बड़ी हो, युवती बने, तो एक अच्छी माँ बनकर अपने परिवार की देखभाल करे, और एक इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर या पायलट बनकर देश की भी सेवा करे और देश की प्रगति में अपना योगदान करे। इन शब्दों के साथ मैं अपने विशेषज्ञों की ओर से आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।